तो सबसे पहले है ट्रेड यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पीपल, एसोसिएशन ऑफ ग्रुप। यानी कि जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर किसी कॉमन पर्पज के लिए साथ में आते हैं या ग्रुप बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? यूनियन। ट्रेड यूनियन का मतलब क्या हो गया? जब ऐसा यूनियन जो ट्रेड से रिलेटेड हो, यानी कि वर्कर्स का जो है यूनियन हो, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रेड यूनियन। यानी एन ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन ऑफ वर्कर इन ए ट्रेड, ग्रुप ऑफ ट्रेड, या फिर प्रोफेशन, यानी किसी प्रोफेशन से रिलेटेड वर्कर्स हैं या फिर कोई ट्रेड से रिलेटेड वर्कर्स हैं और वो आपस में ग्रुप बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, वो भी ऑर्गेनाइज, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रेड यूनियन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय वर्कर्स फ्रॉम रिलेटेड फील्ड दैट वर्क फॉर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। तो ये क्या होता है? एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि वर्कर्स द्वारा जो है बनाया जाता है, जो कि एक किसी कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं, सभी मेंबर्स के लिए। दे हेल्प वर्कर इन इशूज लाइक, तो ये ट्रेड यूनियन जो है किस लिए बनता है? ये जो है वर्कर्स को हेल्प करते हैं, जैसे कि फेयरनेस ऑफ पे में, यानी जो भी पेमेंट हो रहा है, सैलरी वेजेस मिल रहा है, उसको में फेयरनेस हो, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट मिले उनको जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, आवर्स ऑफ वर्क जो है वो फिक्स हो। ये नहीं कि किसी से 12 घंटे करवा रहे हैं, किसी से 8 घंटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवर्स ऑफ, जो आवर्स ऑफ वर्क है वो भी जो है रिकॉग्नाइज किया जाए। बेनिफिट्स जो भी एम्प्लॉय को मिल रहे हैं उनसे रिलेटेड जो है ट्रेड यूनियंस जो है मिलकर काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन की डिफिनेशन। अगर हम देखें, बात करें कि ट्रेड यूनियन की डिफिनेशन क्या होगी, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, एक एक्ट है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जिसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रेड यूनियंस होते हैं उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में जो ट्रेड यूनियन को डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया गया है एज अ एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्पोररी और परमानेंट फॉर्म्ड प्राइमरली फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर्स, वर्कर एंड वर्कर, और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स। तो उसको क्या कहते हैं? ट्रेड यूनियन कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन, चाहे वो टेम्पोररी हो चाहे परमानेंट हो, और इसलिए बनाया गया हो कि जिससे कि जो पर्पज है रेगुलेटिंग द रिलेशन, जो वर्कर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है, वर्कर और वर्कर के बीच में जो रिलेशन है, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशन होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए जो भी ग्रुप या जो भी कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, चाहे वो टेम्पोररी चाहे परमानेंट हो, उसको क्या कहते हैं? ट्रेड यूनियन कहते हैं। ये डिफिनेशन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में दी गई है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ये ट्रेड यूनियन बनाया क्यों जाता है? जो एसोसिएशन ऑफ वर्कर होता है ये क्यों बनाया जाता है? तो बट ऑब्वियस सी बात है कि टू गेट एम्प्लॉयमेंट, पहली चीज़ कि जो भी यूनियन से जुड़े लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। टू सिक्योर फेयर वेजेस टू वर्कर, जो भी वर्कर काम कर रहा है उसको फेयर वेजेस मिले, यानी कि काम ज़्यादा करवा रहे हैं और पैसे आप कम दे रहे हो, रेम्युनरेशन कम दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयर वेजेस वहाँ पे मिलना चाहिए। टू सेफ गार्ड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड इम्प्रूव कंडीशन ऑफ सर्विस, तो जो है टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि ऐसा नहीं कि होना चाहिए कि आपने रिक्रूटमेंट किया उसके बाद 6 महीने बाद निकाल दिया, ऐसा नहीं। सेफ गार्ड करना है टेन्योर को। तो ये ट्रेड यूनियन का काम होता है कि ऐसे ही अचानक से किसी को निकाल दें, ऐसा ना हो, उसको सेफ गार्ड करना है। कंडीशन ऑफ सर्विस को इंप्रूव करना है। टू इनलार्ज अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन एंड ट्रेनिंग, प्रमोशन और ट्रेनिंग को इनलार्ज करना है ताकि जो है कस्टमर्स को, वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मिले। टू इम्प्रूव वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन, जो भी वर्किंग और लिविंग कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन में उसको जो है इंप्रूव करना। टू प्रोवाइड फॉर एजुकेशनल कल्चर एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल कल्चर और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाना। टू ऑफर रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन इन इंप्रूविंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, एंड टू प्रमोट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वेलफेयर। तो ये सारे क्या है? फंक्शन है ट्रेड यूनियन के। इन सब के लिए जो है ये काम करते हैं ट्रेड यूनियन, कि फेयर वेजेस मिले, सिक्योरिटी मिले, जॉब सिक्योरिटी हो, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, प्रमोशन के लिए जो है चांसेस मिले, ट्रेनिंग दी जाए वहाँ पे लोगों को, वर्किंग और लिविंग कंडीशंस जो है इंप्रूव होते, इन सभी के लिए जो है ट्रेड यूनियंस लोग बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ ट्रेड यूनियन। तो कितने टाइप के ट्रेड यूनियन होते हैं? तो इसको हम जो है अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। तो पर्पज के बेसिस पे अगर ट्रेड यूनियन बनाया जाता है तो वो दो टाइप में होते हैं। रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्मिस्ट यूनियन क्या होता है? एक तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये ग्रेजुअली रिफॉर्म करते हैं, चीज़ों को चेंज करते हैं, यानी कि रिवोल्यूशनरी नहीं होता। रिवोल्यूशनरी में क्या होता है? रिवोल्यूशन में कि वहाँ पे इकट्ठे पूरा का पूरा चेंज कर दिया जाता है, लेकिन रिफॉर्मिस्ट में क्या होता है कि धीरे 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 ये चेंजेस लेके आते हैं, जैसे कि बिजनेस और अपलिफ्ट यूनियन होते हैं। तो ये रिफॉर्मिस्ट होते हैं, सपोर्ट ग्रेजुअल रिफॉर्म रेदर देन रिवोल्यूशन। वहीं पे दूसरा पर्पज है वो रिवोल्यूशनरी होता है। रिवोल्यूशनरी में क्या होता है? कंप्लीट चेंज, प्रेजेंट सिस्टम को कुछ नए वाले से रिप्लेस कर देंगे। सपोज करें कि अभी जो है वेजेस था कि पर डे जो है आपको 100 रुपीज़ मिलेगा, उन्होंने क्या किया, सीधे सीधे बढ़ा दिया 50%, 200 मिलेगा आपको, 300 मिलेगा, सीधा सीधा चेंज कर दिया। और वहीं पे रिफॉर्मिस्ट में क्या होता है कि 100 है तो पहले 110 करेंगे, फिर 120 करेंगे, फिर 130, फिर 150 करेंगे। नहीं, रिवोल्यूशनरी में क्या होता है?
सीधा सीधा डबल कर देंगे। तो ये रिवोल्यूशनरी ट्रेड यूनियन होते हैं और रिफॉर्मिस्ट ट्रेड यूनियन होते हैं पर्पज के बेसिस पे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप स्ट्रक्चर। तो मेंबरशिप स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी जो है ट्रेड यूनियन को डिवाइड किया जा सकता है। मेंबरशिप स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि उस यूनियन के मेंबर्स कौन है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो जैसे पहला है क्राफ्ट यूनियन। तो क्राफ्ट यूनियन क्या होता है, ऐसा यूनियन जहां पे स्किल्ड वर्कर्स का जो यूनियन होता है, जैसे म्यूजिशियन यूनियन, यहाँ पे जो है आपके स्किल के बेसिस पे अलग अलग यूनियन बने होते हैं। म्यूजिशियन का अलग होगा, डॉक्टर्स का अलग होगा, इंजीनियर का अलग होगा, तो उसको कहते हैं क्राफ्ट यूनियन। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल यूनियन। इंडस्ट्रियल यूनियन में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री के मेंबर्स वहां पे होते हैं किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूनियन, यानी कि उस यूनियन में खाली टेक्सटाइल के लोग जुड़े होंगे। स्टील इंडस्ट्री यूनियन, वहां पे स्टील से रिलेटेड जो जॉब कर रहे हैं वो लोग जुड़े होंगे, तो उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल यूनियन। इसी तरीके से जनरल यूनियन। जनरल यूनियन क्या है, ये कॉमन पर्पज के लिए जो है यूनियन बनाया जाता है। यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से नहीं होता, किसी भी इंडस्ट्री से हो सकता है। आप एक मेंबर हो सकता है कि स्टील से, तो दूसरा मेंबर हो सकता है टेक्सटाइल से हो, तो उसको कहते हैं जनरल यूनियन। जैसे कि जमशेदपुर लेबर यूनियन। तो जमशेदपुर में जितने भी लेबर होंगे, चाहे जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे जो भी स्किल्स हो उनकी, उनको वो उस यूनियन से जुड़े होंगे, तो उसको कहते हैं जनरल यूनियन। नेक्स्ट है स्टाफ यूनियन। तो स्टाफ यूनियन में एक तरीके से ये कॉम्बिनेशन होता है क्राफ्ट और इंडस्ट्रियल का, नॉर्मली इन टर्सरी सेक्टर। ये जो स्टाफ यूनियन होता है ये टर्सरी सेक्टर में यानी कि सर्विस सेक्टर में पाया जाता है, तो इसको कहते हैं स्टाफ यूनियन। ये क्राफ्ट और इंडस्ट्रियल दोनों ही होता है इसमें। फिर है तीसरा बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ स्टेटस, यानी कि लेवल या स्टेटस जो है आप जो है यूनियन बना सकते हैं, जैसे कि ब्लू कॉलर यूनियन और व्हाइट कॉलर यूनियन। तो ब्लू कॉलर यूनियन क्या हो गया, एसोसिएशन ऑफ लोअर लेवल वर्कर। ब्लू कॉलर एम्प्लॉय किसको कहा जाता है, जो लोअर लेवल का काम करते हैं, जो नॉर्मली मैकेनिकल काम करते हैं, हाथों से, हाथों का यूज़ करके जो है वो काम कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर कहलाते हैं। तो ऐसे यूनियन जहाँ पे ब्लू कॉलर एम्प्लॉय जो है उसके मेंबर हों तो उसको ब्लू कॉलर यूनियन कहते हैं। वहीं पे व्हाइट कॉलर यूनियन होता है जहाँ पे जो है हाई स्किल्ड वर्कर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बैंकर हो गए, अकाउंटेंट हो गए, नॉर्मली जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं पेन पेंसिल का यूज़ करके, वो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय कहते हैं। और ब्लू कॉलर जो फील्ड में जाके हाथों से अपना काम कर रहे हैं उनको हम ब्लू कॉलर यूनियन एम्प्लॉय कहते हैं। तो ऐसे एम्प्लॉय जो ब्लू कॉलर एम्प्लॉय हैं उनका यूनियन को ब्लू कॉलर यूनियन कहा जाएगा। वहीं पे ऐसे एम्प्लॉय जो व्हाइट कॉलर हैं और उनके यूनियन को हम व्हाइट कॉलर यूनियन कहा जाता है। तो इस तरीके से हम जो है ट्रेड यूनियन को अलग अलग बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। पर्पज के बेसिस पे रिफॉर्मिस्ट, रिवोल्यूशनरी, मेंबरशिप स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्राफ्ट यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियन, जनरल यूनियन और स्टाफ यूनियन, और लेवल या स्टेटस के बेसिस पे ब्लू कॉलर यूनियन और व्हाइट कॉलर यूनियन। नेक्स्ट है आपका ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो देखिए जो ट्रेड यूनियन है उसको एक्चुअली रेगुलाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए ये एक्ट आया, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी ट्रेड यूनियंस बन रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में आया था। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट वॉज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। तो जो प्राइमरी मोटिव था ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का, उसका मेन मोटिव था कि वो वर्कर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो या फिर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस उनके साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयर ना कर सके। एंड ऑल्सो टू स्टैंड अप फॉर देयर इंटरेस्ट थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, और उनके लिए यानी कि वर्कर के लिए खड़े होना। और कैसे खड़े हो सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना के खड़े हो सकते हैं। ये मेन मोटिव था। द एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। तो एक्ट जो है वो पूरे इंडिया में लागू होता है। एंड अप्लाइज टू ऑल काइंड ऑफ यूनियन ऑफ वर्कर्स एंड एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर। तो ये सभी काइंड पे यूनियन के काइंड जो होते हैं, डिफरेंट टाइप होते हैं, जो अभी आपने पीछे देखा, सभी पे इंप्लाई करता है, चाहे वो वर्कर का यूनियन हो चाहे वो एम्प्लॉयर का यूनियन हो। नेक्स्ट है विच एम एट रेगुलराइजिंग लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। तो ये इसका मेन मोटिव क्या है कि वो रेगुलराइज कर सके जो भी लेबर और मैनेजमेंट का रिलेशन है उसको। तो ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का मोटिव था। तो अब बात कर लें कि ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स। बट ऑब्वियस बात है ट्रेड यूनियन हम लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि हम वर्कर को सिक्योर कर सकें, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो रिट्रेंचमेंट की बात हो कि अचानक से आप जो है कंपनी निकाल दे रही है, ऐसा ना हो, जॉब सिक्योर रहे, कम से कम 5 साल 10 साल इस तरीके से जॉब सिक्योरिटी मिले वहाँ पे। तो इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ वर्कर, ये ट्रेड यूनियन एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्टेन बेटर इकोनॉमिक रिटर्न, ये नहीं कि काम किए जा रहे लेकिन हमें कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, फेयर वेजेस नहीं मिल रहे, तो बोनस, टाइमली पेमेंट, अलाउंसेज, इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये ट्रेड यूनियन एक्ट जो है इसमें डील करता है। सिक्योर पावर टू इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट। ट्रेड यूनियन बनने से क्या होता है कि एक तरीके से पावर मिलता है जिससे कि मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चाहे वो डिसीजन मेकिंग में हो चाहे वो पार्टिसिपेशन की बात करें मैनेजमेंट में। सिक्योर पावर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी हम जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो लेबर लेजिस्लेशन में चेंजेस लाए, चाहे वो वर्किंग कंडीशन को, सेफ्टी वेलफेयर को, रिटायरमेंट बेनिफिट को लेके हो, वो जो है गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि इस पर रूल लेके आए, इस पर एक्ट लेके आए।
तो ये ट्रेड यूनियन के यूज से हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव है कुछ। तो ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, ये जो है 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें 33 सेक्शंस हैं। चैप्टर 1 जो है वो प्रीलिमिनरी है, जिसमें 2 सेक्शंस होते हैं, जहां पर टाइटल और सेक्शन 2 में डिफिनेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस जो होती हैं एक्ट से रिलेटेड, वो जो है वहां पर बताई गई होती है। वहीं पर चैप्टर 2 है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, जिसमें कि 12 सेक्शन है। तो कैसे रजिस्ट्रेशन होना है, क्या क्या चीज़ें उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो चैप्टर 2 में बताया गया। वहीं पर चैप्टर 3 है राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। तो जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उनकी क्या राइट्स हैं, उनकी क्या लाइबिलिटीज हैं, उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो सेक्शन चैप्टर 3 में बताया गया है, जिसमें 14 सेक्शंस हैं। वहीं पर चैप्टर 4 है रेगुलेशन का, जहां पर 2 सेक्शंस हैं। एक तो रेगुलेशन बनाने का पावर किसके पास है, और दूसरा उसका पब्लिकेशन। तो चैप्टर 4 रेगुलेशन से रिलेटेड, जहां पर 2 सेक्शन है। वहीं पर चैप्टर 5 है पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स को लेकर, जहां पर 3 सेक्शंस हैं, जिसमें बताया गया है कि अगर सही से डेटा जो है पब्लिश नहीं किया, सही से डेटा जो है फर्निश नहीं किया गया, या फिर अगर कोई डेटा इंफॉर्मेशन छुपाई गई, तो उस केस में वहां पर पेनल्टीज फाइन्स भी लगाए जा सकते हैं। अब बात कर लें रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो देखिए, ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अकॉर्डिंग जो है, सबसे पहले हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार सेटअप किया जाता है। तो सेक्शन 3 में बताया गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत जो गवर्नमेंट है हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार जो है अपॉइंट करेगी। सब रजिस्ट्रार भी उसमें जो है हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ए पर्सन टू बी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन फॉर ईच स्टेट। उसके बाद जब रजिस्ट्रार जो है अपॉइंट हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी ट्रेड यूनियन बनाने वाले हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 4 में बताया गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ए मिनिमम ऑफ 7 मेंबर आर नेसेसरी टू फॉर्म ए ट्रेड यूनियन। यानी कि कोई भी ट्रेड यूनियन अगर बनाना है तो वहां पे कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, और साथ ही साथ मिनिमम 10% ऑफ 100 वर्कर व्हिच एवर इज लेस आर एम्प्लॉयड इन द रिलेटेड इंडस्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट। यानी कि जिस भी आप जो है इस्टेब्लिशमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आप इंडस्ट्री में रिलेटेड ट्रेड यूनियन बनाने जा रहे हो, उसमें कम से कम 10% या कम से कम 100 वर्कर जो हैं एम्प्लॉय उसमें एम्प्लॉयड होने चाहिए उस रिलेटेड इंडस्ट्री या इस्टेब्लिशमेंट पे। नेक्स्ट है सेक्शन 5 एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप ये मिनिमम क्वालिफिकेशन क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि आप जो है 7 लोग हैं और 10% या 100 वर्कर उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो फिर आप जो है एप्लीकेशन दे सकते हो रजिस्ट्रेशन का, अपने ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने का। कहाँ पे, रजिस्ट्रार के पास, जो कि सेक्शन 3 में है। रजिस्ट्रार के पास जाके आप जो है दोगे। तो एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए, नॉर्मली नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, नेम ऑफ ट्रेड यूनियन, एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस, टाइटल, नेम, एजेस, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑफिस बियरर ऑफ ट्रेड यूनियन। तो इन सभी की डिटेल क्या है, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भर के रजिस्ट्रार के पास आप जाते हो। इफ ट्रेड यूनियन हैज ऑलरेडी बीन एग्जिस्टिंग फॉर 1 year और मोर, फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन द मेंबर शुड सबमिट ऑल द डिटेल्स सच एज जनरल स्टेटमेंट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रेड यूनियन गोइंग टू बी रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे अगर सपोज कि ट्रेड यूनियन पहले से ही चल रहा है और 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के पास आपको जाके देना होगा। वहाँ पे आपको जनरल स्टेटमेंट भी देना होगा, जो भी आपके असेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं उस यूनियन के, उसके भी बारे में आपको वहाँ पे डिटेल देनी होती है। तो नॉर्मली अगर आप फ्रेश ट्रेड यूनियन बनाने जा रहे हो, नया ट्रेड यूनियन बनाने जा रहे हो, तो आपको नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, मेंबर, उनका जो है ट्रेड यूनियन का नाम क्या होगा, हेड ऑफिस कहाँ होगा, इन सभी चीज़ों की डिटेल वहाँ पर देनी होती है, एप्लीकेशन देना होता है। जब आप एप्लीकेशन दे देंगे तो उसके बाद जो है पावर टू कॉल फॉर फर्दर पार्टिकुलर एंड टू रिक्वायर अल्ट्रेशन ऑफ नेम। यानी कि अगर नाम में कोई चेंज करना हो गया, या फिर कोई फर्दर एप्लीकेशन में कोई डिटेल है जो कि इनकम्प्लीट है, या फिर और डिटेल चाहिए, तो वो जो है रजिस्ट्रार के पास पावर होता है कि वो आपसे बुलाएगा, आपको बोलेगा कि आप और डिटेल्स ला के दीजिए, या फिर आप नाम को चेंज करिए। वो रूल के अकॉर्डिंग हो सकता है कि नाम ना हो, या फिर वो नाम ऑलरेडी किसी ने ले रखा हो। तो सेक्शन 7 के तहत इसमें रजिस्ट्रार के पास ये पावर होता है। तो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दिया रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रार जो इसको चेक करता है, अगर कोई भी चीज़ कंप्लीट होता है तो उसको मांगेगा, और अगर सारी चीज़ें सही हैं तो क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 8 द रजिस्ट्रार विल रजिस्टर द ट्रेड यूनियन। रजिस्ट्रार जो है सारी डॉक्यूमेंटेशन अगर सही है तो वो ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कर लेगा, और साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी देगा। यानी कि जो भी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने जा रहे हैं उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जो कि सेक्शन 9 के तहत। द रजिस्ट्रार रजिस्टरिंग ए ट्रेड यूनियन अंडर सेक्शन 8 सेल इश्यू ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एक सर्टिफिकेट भी उस ट्रेड यूनियन को जो है दिया जाएगा कि हाँ वो ट्रेड यूनियन रजिस्टर
रजिस्टर्ड है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अकॉर्डिंग। तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब जो है रजिस्ट्रेशन तो हो गया, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी करवाया जा सकता है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। व्हेन ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और अदर इलीगल मीन्स, जब भी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो फ्रॉड करके या फिर अदर इलीगल मीन्स का यूज़ करके जो है ऑब्टेन किया गया है, तो वहाँ पे वो कैंसिलेशन हो जाएगा। डिसओबे द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट, यानी कि जो ट्रेड यूनियन एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आप डिसओबे कर रहे हो, ट्रेड यूनियन उसको फॉलो नहीं कर रही है, तो वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। व्हेन देयर आर नो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ट्रेड यूनियन, यानी कि जो मिनिमम नंबर होने चाहिए ट्रेड यूनियन के वो नंबर जो है फुलफिल नहीं हो, तो वहाँ पे भी जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो ये हो गया कैंसिलेशन। अब बात कर लें कि अपील, यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन आप सारी चीज़ें ट्रेड यूनियन की कंप्लीट हैं और रजिस्ट्रेशन तब भी नहीं हो रहा है तो उसमें क्या कर सकता है, तो अपील कर सकता है। इफ़ रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन स्टॉप्स रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन और विड्रॉल ऑफ द रजिस्ट्रेशन, मेंबर कैन अपील टू लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल विद इन जुरिस्डिक्शन। तो जिस भी जुरिस्डिक्शन यानी कि जिस भी एरिया में जिस भी कोर्ट में आ रहे हैं वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या फिर लेबर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं जो भी ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। कोर्ट में डिसमिस द अपील और पास एंड ऑर्डर, तो कोर्ट जो है वो बेसिस पे कि क्यों रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो ऑर्डर पास करेगा डायरेक्टिंग द रजिस्ट्रार टू रजिस्टर द यूनियन एंड टू इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 और सेटिंग असाइड द ऑर्डर फॉर विड्रॉल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर अपील आपने किया कि हमारा सारा कुछ सही है फिर भी रजिस्ट्रार जो है रजिस्टर नहीं कर रहा है, तो केस में जो है आप जो है कोर्ट में जा सकते हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में चाहे लेबर कोर्ट में, वहाँ पे जाके आप केस कर सकते हो। यहाँ पे वहाँ पे जब कोर्ट में जाओगे तो या तो जो है कोर्ट केस को डिसमिस कर देगा क्योंकि आप हो सकता है कि आपने कहीं कुछ गलत किया होगा, या फिर अगर सारा कुछ सही होगा तो कोर्ट रजिस्ट्रार को ऑर्डर देगा कि आप जो है इसको रजिस्टर करिए और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करिए। तो अपील भी जो है उसके लिए किया जा सकता है अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है रजिस्टर ऑफिस में। फीचर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, यानी कि कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो जाता है तो उसके क्या फीचर्स हैं, तो बट ऑब्वियस बात है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन विल हैव ए परपेचुअल सक्सेशन। जो भी ट्रेड यूनियन होगा वो रजिस्टर्ड होगा तो परपेचुअल सक्सेशन होगा, यानी कि वो एक के बाद जो है बंद नहीं हो जाएगा। विल नो स्टॉप आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, कि किसी भी ट्रेड यूनियन के जो मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो बंद नहीं हो जाएगा, वो चलता रहेगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा, परपेचुअल सक्सेशन। एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन विल हैव कॉमन सील, सभी ट्रेड यूनियन का क्या होगा, एक कॉमन सील भी होगा क्योंकि वो रजिस्टर हो चुका है। एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन एक्वायर एंड होल्ड बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी ट्रेड यूनियन बने होंगे वो जो है मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन स्यू अदर्स, जो भी ट्रेड यूनियन है वो दूसरों पे केस भी कर सकते हैं, स्यू अदर्स। एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन स्यूड बाय अदर्स ऑल्सो, जो भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होते हैं उनके ऊपर केस किया भी जा सकता है, वो केस कर भी सकते हैं और वो केस उनके ऊपर केस किया भी जा सकता है। वहीं पर जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 15, यहाँ पर बताया गया है कि जो जनरल फंड्स हैं वो कहाँ पर स्पेंड किए जा सकते हैं ट्रेड यूनियंस द्वारा। क्लियर, तो द जनरल फंड्स ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल नॉट बी स्पेंट ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट्स देन द फॉलोइंग नेमली। तो कुछ चीज़ें जो है बताई गई हैं, कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई हैं जिसपे जो जनरल फंड है ट्रेड यूनियन का उसको खर्च किया जा सकता है, इसके अलावा कहीं और भी खर्च नहीं किया जाना चाहिए ट्रेड यूनियन के फंड्स का। क्लियर, तो कौन कौन से हैं, द पेमेंट ऑफ सैलरीज अलाउंसेज एंड एक्सपेंसेस टू ऑफिस बियरर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन का जो भी ऑफिस होगा उसमें जो भी एम्प्लॉयज होंगे उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेज, उनके एक्सपेंसेस के लिए जो जनरल फंड है ट्रेड यूनियन का उसको खर्च किया जा सकता है। द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन इंक्लूडिंग ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द जनरल फंड्स ऑफ ट्रेड यूनियन, तो जो ट्रेड यूनियन का जनरल अकाउंट है उसके ऑडिट के लिए और जो ट्रेड यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए जो भी खर्चे आते हैं उसके लिए जो भी पेमेंट्स होंगे उसके लिए खर्च किया जा सकता है। वहीं पर द प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स टू विच द ट्रेड यूनियन और एनी मेंबर देयर ऑफ इट इज अ पार्टी, यानी कि कोई केस चल रहा है, कोई लीगल केस चल रहा है, उसमें अगर ट्रेड यूनियन का कोई मेंबर है, कोई पार्टी है या ट्रेड यूनियन ही लड़ रहा है तो उस केस में जो भी खर्चा आएगा प्रोसिक्यूशन का, डिफेंस का, उसके लिए जो है वहाँ पर खर्चा जो भी होगा वो जनरल फंड से दिया जा सकता है। द कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेड यूनियन और एनी मेंबर देयर ऑफ, तो कोई भी मेंबर है ट्रेड यूनियन के या फिर ट्रेड यूनियन खुद जो है ट्रेड डिस्प्यूट्स में जो है इन्वॉल्व है, कंडक्ट करवा रहा है, तो उसके लिए जो भी खर्चा होगा उसके लिए पैसा लगाया जा सकता है जनरल फंड से। द कंपनसेशन ऑफ मेंबर फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, कोई ट्रेड डिस्प्यूट हुआ उसकी वजह से किसी मेंबर को कोई लॉस होता है तो उसकी कंपनसेशन के लिए जो है जनरल फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अलाउंसेस टू मेंबर और देयर डिपेंडेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, ओल्ड एज, सिकनेस, एक्सीडेंट
एक्सीडेंट और अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ सच मेंबर, यानी ट्रेड यूनियन का कोई मेंबर है, उसकी जो है डेथ हो जाती है, ओल्ड एज का हो जाता है, सिकनेस कोई बीमारी है, कोई एक्सीडेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो उस केस में अलाउंसेस जो है वो मेंबर्स को या फिर मेंबर्स के डिपेंडेंट को दिए जा सकते हैं। द इश्यू ऑफ और द अंडरटेकिंग ऑफ लायबिलिटी अंडर पॉलिसीज ऑफ एश्योरेंस ऑन द लाइफ्स ऑफ मेंबर, यानी मेंबर की लाइफ के लिए कोई पॉलिसी ली गई है तो उससे रिलेटेड जो भी पेमेंट है वो जो है वहां पर जनरल फंड से किए जा सकते हैं। इसी तरीके से द प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल, सोशल और रिलीजियस बेनिफिट फॉर मेंबर्स इंक्लूडिंग द पेमेंट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूनरल और रिलीजियस सेरेमनीज फॉर डिसीज्ड मेंबर और फॉर द डिपेंडेंट्स ऑफ द मेंबर। तो कोई डिपेंडेंट ऑफ द मेंबर है या फिर कोई मेंबर है, उसके लिए कुछ एजुकेशनल, सोशल, रिलीजियस बेनिफिट के लिए जो है अगर वहां पे कोई एक्टिविटी हो रही है, जैसे फ्यूनरल हो गया, कोई रिलीजियस सेरेमनीज हो गई, तो उसके लिए कोई भी खर्चा है तो वो खर्चा जो है जनरल फंड से किया जा सकता है। डिपेंड मेंबर्स ही होने चाहिए, मेंबर के लिए ही और मेंबर के डिपेंडेंट के लिए किया जा सकता है। जैसे एजुकेशनल के लिए जो है कोई मेंबर है, उसके डिपेंडेंट को कोई एजुकेशन फीस चाहिए तो उसके लिए जो है वो जो है ट्रेड यूनियन वहां पर पे कर सकती है। द अपकीप ऑफ अ पीरियडिकल पब्लिश्ड मेनली फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कसिंग क्वेश्चंस अफेक्टिंग एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन एज सच, तो यानी कि बहुत सारे ट्रेड यूनियंस होते हैं जो कि पीरियडिकल पब्लिश करते हैं, जैसे वो मैगजीन हो गया, जो मंथली वीकली वहां पर वो पब्लिश करते हैं, तो उसको पब्लिश करने के लिए भी जो भी खर्चा आ रहा है वो ट्रेड यूनियन अपने जनरल फंड से दे सकता है। क्लियर। इसके अलावा सेक्शन 16 में कहा गया है कि जो ट्रेड यूनियन है वो पॉलिटिकल पर्पज से रिलेटेड अगर उनको एक्सपेंस करना है तो उसके लिए वो सेपरेट फंड जो है वो बना सकते हैं। तो ये बात हो गई सेक्शन 15 में कि कहां कहां पर खर्च किया जा सकता है जनरल फंड को ट्रेड यूनियन का, और वहीं पर ट्रेड यूनियन चाहे तो पॉलिटिकल पर्पज के लिए सेपरेट अकाउंट, सेपरेट फंड बना सकते हैं, और उससे जो है पॉलिटिकल पर्पज के लिए कोई जो मेंबर है वो चुनाव लड़ने वाला है, चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है, तो उसके लिए जो भी खर्चा होगा वो जो सेपरेट फंड है उससे खर्चा किया जाएगा। क्लियर। तो पॉलिटिकल पर्पज के लिए अगर कोई मेंबर खर्च कर रहा है तो उसका पेमेंट ट्रेड यूनियन के सेपरेट अकाउंट से जाएगा, जनरल फंड से नहीं जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ ट्रेड यूनियन। तो जो ट्रेड यूनियन की जो भी बुक्स हैं, मेंबर की लिस्ट है या फिर जो भी अकाउंट्स बुक होती हैं, उसको जो है ओपन करके रखा जाता है सभी मेंबर्स के लिए। कोई भी मेंबर या फिर ऑफिस बेरर जो ट्रेड यूनियन का है वो उस फाइल को, उस डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है। तो शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एन ऑफिस बियरर और मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन एट सच टाइम एज मे बी प्रोवाइडेड फॉर इन द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन का जो भी रूल्स है उसमें जो भी टाइम स्पेसिफाई किया गया होगा कि किस दिन किस समय जो है जो बुक्स है उसको चेक किया जा सकता है, उस दिन जाकर कोई भी ऑफिस बियरर या फिर मेंबर है ट्रेड यूनियन का वो जाके बुक को चेक कर सकता है। क्लियर। जो भी बुक्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ट्रेड यूनियन के। वहीं पर सेक्शन 21 कहता है राइट्स ऑफ माइनर्स टू मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन का मेंबर बनने के लिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 15 ईयर्स की एज जो है मिनिमम है, यानी कि अगर किसी पर्सन ने 15 ईयर्स की एज अटेंड कर ली है तो वो जो है किसी भी ट्रेड यूनियन का मेंबर, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का मेंबर जो है वो हो सकता है। और जो ट्रेड यूनियन के गाइडलाइंस है उसको भी उसको देखना होगा। जैसे ट्रेड यूनियन ने अपनी खुद की गाइडलाइंस बना रखी है कि 18 साल से नीचे वालों को जो है हम रजिस्टर जो है मेंबर नहीं बनाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट के लिए 15 साल से ऊपर है तो वो उसको मेंबर बनाया जा सकता है, लेकिन ट्रेड यूनियन कहता है कि 18 साल से नीचे को नहीं बनाएंगे, तो इस केस में वो मेंबर नहीं बन सकता है। क्लियर। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 15 साल से ऊपर है तो वो मेंबर बन सकता है, लेकिन ट्रेड यूनियन की भी अगर कोई गाइडलाइन है तो उसको भी फुलफिल करना होगा, तभी वो मेंबर बन सकता है। क्लियर। और जब वो मेंबर बन जाएगा तो वो सभी राइट्स को, जो भी ट्रेड यूनियंस के राइट्स होंगे उसको जो है मेंबर के जो भी राइट्स होते हैं ट्रेड यूनियन के वो अवेल कर सकता है, उसको एंजॉय कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट जो सेक्शन है जैसे सेक्शन 23 चेंज ऑफ नेम। बहुत बार होता है कि जो ट्रेड यूनियन है वो अपना नेम बदलकर कुछ और नाम रखना चाहते हैं, तो ऐसे केस में कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है वो अगर अपना नाम चेंज करना चाहता है तो उसको जो है पहले कंसेंट लेना पड़ेगा। किसका? मेंबर का। तो जो टोटल मेंबर हैं किसी भी ट्रेड यूनियन के, जो टोटल मेंबर हैं उसका 2/3 से कम नहीं, 2/3 एटलीस्ट उनका कंसेंट लेना होगा कि हाँ वो चाहते हैं, वो अपना जो है कंसेंट देते हैं कि हाँ नाम चेंज कर दिया जाए। तो अगर कोई भी ट्रेड यूनियन है उसको अपना नाम चेंज करना है तो टोटल मेंबर का 2/3 से उनको कंसेंट लेना पड़ेगा, तभी जो है वो अपने ट्रेड यूनियन का नाम चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सेक्शन 25 के भी प्रोविजंस जो है वो अप्लीकेबल उस पर रहेंगे। नेक्स्ट जो है 24 अमेलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। अमेलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का मतलब क्या हो गया कि कई बार होता है कि जो 2-3 छोटे छोटे जो ट्रेड यूनियंस हैं वो मिलकर जो है एक अपना नया ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में भी जो है वहाँ पर गाइडलाइंस बनाए गए हैं ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 में। क्या कहा गया है कि एनी 2 और मोर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस मे बिकम अमेलगमेटेड टुगेदर एज वन ट्रेड यूनियन विद और विदाउट डिसोल्यूशन, यानी कि
दो या दो से अधिक ट्रेड यूनियन मिलकर एक नया ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, चाहे अपने अलग अलग नाम से भी वो कर सकते हैं, डिजोल्व हो सकते हैं पुराना वाला, या फिर बिना डिजोल्व किए ही मिलकर जो है वो नया ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वोट्स ऑफ एटलीस्ट वन हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ ईच और एवरी सच ट्रेड यूनियन इंटाइटल टू वोट आर रिकॉर्डेड एंड दैट एटलीस्ट 60% ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड आर इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। यानी कि जितने भी ट्रेड यूनियन अमेलगमेट हो रहे हैं, मिलकर एक नया ट्रेड यूनियन बना रहे हैं, उनमें जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, हर ट्रेड यूनियन में जितने भी मेंबर हैं उनके हाफ, एटलीस्ट हाफ ऑफ मेंबर्स ने वोट किया हो। क्लियर? यानी कि 100 मेंबर हैं किसी ट्रेड यूनियन के, तो कम से कम 50 लोगों ने वोट किया हो अमेलगमेशन के लिए। क्लियर? इसी तरीके से दूसरा जो ट्रेड यूनियन मर्ज हो रहा है उसके भी जो 100 मेंबर्स हैं उसमें से 50 लोगों ने कम से कम वोट किया हो अमेलगमेशन के लिए। फिर जो 50% ने वोट किया है उनमें से 60%, 50 लोगों का भी 60% जो है वो फेवर में होना चाहिए अमेलगमेशन ने। 50 लोगों ने वोट किया, अब 50 लोगों में से भी 60% वोट ऐसा होना चाहिए जो कि अमेलगमेशन के फेवर में है, तभी अमेलगमेशन होगा। आप सपोज करें कि 100 में से 50 ने वोट किया और 50 में से खाली 25 लोगों ने कहा कि अमेलगमेशन होना चाहिए और 25 लोगों ने कहा नहीं होना चाहिए, तो ऐसे केस में फिर अमेलगमेशन नहीं होगा, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि एटलीस्ट 60%, तो 50 का 60% 30 हुआ, तो 30 लोगों ने अगर कहा होता अमेलगमेशन हो जाना चाहिए तो होता, लेकिन 30 लोगों ने 25 लोगों ने कहा, यानी 60% से कम लोगों ने कहा, तो ऐसे केस में अमेलगमेशन नहीं होगा। क्लियर? तो ये सेक्शन 24 में कहा गया है। इसी तरीके से सेक्शन 25 है नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नेम और अमेलगमेशन, यानी कि जब कोई भी ट्रेड यूनियन नाम को चेंज करता है या फिर अमेलगमेशन करता है तो इस केस में उसको जो है नोटिस भी देनी पड़ती है, किसको? रजिस्ट्रार को। क्लियर? आपने नाम चेंज कर लिया, वोटिंग करवा ली, नाम चेंज कर लिया और उसकी इंफॉर्मेशन आपने रजिस्ट्रार को नहीं दी, तो वो जो है इफेक्टिव नहीं होगा, वो वॉइड माना जाएगा। ऐसे में ध्यान रखना होगा कि कोई भी ट्रेड यूनियन अगर नाम चेंज करता है या फिर अमेलगमेशन करता है तो ऐसे केस में उसका नोटिस जो है वो रजिस्ट्रार को देना होगा। नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी चेंज ऑफ नेम एंड एवरी अमेलगमेशन, उसकी नोटिस देनी होगी किसको? रजिस्ट्रार को। कैसे नोटिस होगी? जो नोटिस होगी वो साइन की जानी चाहिए। तो अगर नाम चेंज का है, अगर चेंज ऑफ नेम है, तो उस केस में जो नोटिस होगा वो सेक्रेटरी और 7 मेंबर लोग साइन करेंगे और वो नोटिस रजिस्ट्रार को सबमिट की जाएगी। और वहीं पर अगर अमेलगमेशन का केस है तो सेक्रेटरी और 7 मेंबर हर ट्रेड यूनियन के, जैसे तो 2 ट्रेड यूनियन है, दोनों मर्ज कर रहे हैं, दोनों अमेलगमेट कर रहे हैं, तो पहले वाले ट्रेड यूनियन के सेक्रेटरी और 7 मेंबर और दूसरे वाले ट्रेड यूनियन के सेक्रेटरी और 7 मेंबर, ये लोग जो है नोटिस पे साइन करेंगे और उस नोटिस को किसको देंगे? रजिस्ट्रार को भेजेंगे और रजिस्ट्रार जो है वो उस चीज़ को नोट डाउन करेगा। क्लियर? एंड रजिस्ट्रार को नोटिस में ये भी पता होना चाहिए कि हेड ऑफिस कहाँ होगा, जो भी अमलगमेटेड ट्रेड यूनियन बन रहा है उसका हेड ऑफिस कहाँ है, और अलग अलग स्टेट में है तो अलग अलग स्टेट में कहाँ कहाँ पे है। क्लियर? और फिर जो है वो उसको नोट करेगा और जिस दिन वो नोट करेगा उसी दिन से जो है वो इफेक्टिव माना जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है 27 रिलेटेड है डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म से, यानी कि जो ट्रेड यूनियन है वो डिसॉल्व होना चाह रहा है, खत्म बंद करना चाह रहा है, खत्म होना चाह रहा है, तो उसकी भी नोटिस जो है वो रजिस्ट्रार को देनी होती है। तो व्हेन अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इज डिसॉल्व, नोटिस ऑफ द डिसोल्यूशन साइंड बाय द 7 मेंबर एंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेड यूनियन शैल विद इन 14 डेज ऑफ द डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन जिस दिन भी मेंबर्स के साथ डिस्कस करके ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व करने की बात हुई, उस दिन से 14 दिन के अंदर जो सेक्रेटरी है और 7 मेंबर उनके साइन किया हुआ डिसोल्यूशन का नोटिस जो है वो रजिस्ट्रार को सबमिट कर देना चाहिए। और जब रजिस्ट्रार को ये सेटिस्फाई हो जाता है रजिस्ट्रार के हाँ सभी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड यूनियन डिसॉल्व हो रहा है, तो उस केस में वो रजिस्टर कर लेगा और जिस दिन उसने रजिस्टर कर लिया उसी दिन से जो है वो माना जाएगा कि वो ट्रेड यूनियन डिसॉल्व हो गई है। क्लियर? तो यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि सेक्रेटरी और 7 मेंबर, कोई भी नोटिस होगा सेक्रेटरी और 7 मेंबर के साइन वहाँ पर जरूरी हैं और उसका कम्युनिकेशन रजिस्ट्रार को होना जरूरी है, चाहे वो डिसॉल्व हो रहा हो, चाहे अमेलगमेट हो रहा हो, चाहे फिर वो नाम में चेंज हो रहा हो, या फिर जो है ऑफिस का एड्रेस चेंज हो रहा है, हेड ऑफिस जो है चेंज हो रहा है, तो उस केस में भी वहाँ पर जो है उसका नोटिस रजिस्ट्रार को देना पड़ता है। क्लियर? देन वहीं पर जो सेक्शन 29 है दैट इज पावर टू मेक रेगुलेशन। तो रेगुलेशन कौन बना सकता है? रूल रेगुलेशन ट्रेड यूनियंस के लिए कौन बना सकता है? तो गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में मेक रेगुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग इनटू इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस हैं उसको इफेक्टिवली एप्लीकेबल करने के लिए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो जो है रेगुलेशंस फ्रेम कर सकती है, बना सकती है। जैसे कि द मैनर इन विच ट्रेड यूनियन एंड द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन शैल बी रजिस्टर्ड एंड द फीस पेबल ऑन रजिस्ट्रेशन। तो जब रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ट्रेड यूनियन का तो कितनी फीस देनी होगी, क्या जो है रेगुलेशंस होंगे, क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, उसको लेकर जो है रेगुलेशन गवर्नमेंट बना सकती है। द ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन विच हैज चेंज इट्स हेड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अगर रजिस्ट्रेशन का ट्रांसफर करना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर दिया गया हेड ऑफिस को, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर होता है, तो उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन होंगे, उसके लिए कौन बना सकता है, गवर्नमेंट बना सकती है, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। द मैनर इन विच द क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन बाय whom the account of registered trade union or any class of such union shall be audited, यानी कि कौन जो है ऑडिट करेगा जो भी अकाउंट्स है ट्रेड यूनियन के, और उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके लिए भी कौन रेगुलेशन बना सकता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो यानी कि जो रेगुलेशंस हैं क्या कहते हैं ट्रेड यूनियन को रन करने के, ट्रेड यूनियन को रेगुलेट करने का, वो उसके लिए रेगुलेशंस कौन बना सकता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्लियर, और वो सेक्शन 29 में कहा गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 31। सेक्शन 31 है फेल्योर टू सबमिट रिटर्न, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, पनिशमेंट एंड पेनल्टीज। यानी कि अगर कोई भी ट्रेड यूनियन रिटर्न को फाइल करने में फेल हो जाता है तो उस केस में उसको जो है वहां पर फाइन लगेगा। कितना फाइन लगेगा, 5 रुपीज, फाइन अप टू 5 रुपीज। और अगर वो डिफॉल्ट लगातार चलता गया तो पर वीक के हिसाब से 5 रुपीज पर वीक फॉर ईच वीक जो है वहां पर उसके ऊपर फाइन लगता चला जाएगा। लेकिन जो है प्रोवाइडेड दैट कि जो एग्रीगेट फाइन होगा वो 50 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर, तो फेलियर टू सबमिट रिटर्न्स। इसी तरीके से अगर किसी पर्सन ने विलफुली उसने कोई भी या फिर किसी और को फॉल्स एंट्री करने के लिए मजबूर किया, कोई चीज़ छुपाने के लिए, ओमिशन, कोई जनरल स्टेटमेंट है उसको उसमें छुपाने की बात कही, या फिर उसने कोशिश की जानबूझकर, या फिर किसी रूल में अल्टरेशन करने की कोशिश की, तो इस केस में 500 रुपीज़ का जो है वहाँ पर उसके ऊपर फाइन लगेगा। क्लियर, तो ये जो है पनिशमेंट की बात हो गई या फिर पेनल्टी की बात हो गई। अगर जो है कोई भी डेटा छुपाया जाता है विलफुल, या फिर जो है रिटर्न को सबमिट करने में फेलियर होता है, तो उस केस में वहाँ पर फाइन लगाया जाएगा ट्रेड यूनियन के ऊपर। इसी तरीके से सेक्शन 32 में कहा गया है कि सप्लाइंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन से रिलेट अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन वहाँ पर सप्लाई की जा रही है तो उस केस में जो है वहाँ पर 200 रुपीज़ तक का जो है फाइन वो लगाया जा सकता है। क्लियर, कोर्ट द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन थे ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 के। ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, तो कुछ ट्रेड यूनियंस हैं इंडिया में, जैसे कि ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन AICCTU, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर AIUTUC, भारतीय मजदूर संघ BMS, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC, इंडियन नेशनल तृणमूल ट्रेड यूनियन INTTUC, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU, हिंद मजदूर सभा HMS, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस UTUC, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी TUCC। ये कुछ जो है ट्रेड यूनियन है जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं।